हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 6 से संबंधित थ्योरी और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमने किए हैं। अब हम पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो वो जो 4 नंबर हैं वो आपको बहुत अच्छे से, अगर आपने ऑब्जेक्टिव किए हैं तो आसानी से आप उसको गेन कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सही विकल्प। एक क्वेश्चन दिया है जिसके 4 विकल्प दिए हैं, सही पर आपको टिक लगाना है। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, वसूली खाता है। वसूली खाता लाभ हानि जानने के लिए बनाया जाता है कि वसूली से होने वाली लाभ या हानि कितनी है। ये जानने के लिए जो भी खाते बनाए जाते हैं वो सब नाम मात्र के खाते होते हैं, तो ये हम टिक लगा देंगे, नाम मात्र का खाता। फर्म के विघटन का आशय है। अब फर्म के विघटन का क्या आशय है? फर्म का व्यवसाय बंद हो जाना, आधे साझेदारों का फर्म से अलग हो जाना, आधे नए साझेदारों का फर्म में प्रवेश दे देना और फर्म का पुनर्गठन करना। फर्म के विघटन का आशय है कि फर्म का व्यवसाय बंद हो जाना। हमने जब थ्योरी पढ़ी थी तो उसमें पढ़ा था कि फर्म की समस्त संपत्तियों को बेच दिया जाता है और दायित्वों का भुगतान कर दिया जाता है, और जो कैश बचता है वो साझेदारों को उनकी पूंजी के रूप में बांट दिया जाता है। मतलब फर्म का व्यवसाय बंद हो जाता है। साझेदारी फर्म के समापन पर खोला जाता है। कौन सा खाता खोला जाता है? देखिए आप, वसूली खाता, पुनर्मूल्यांकन खाता, लाभ हानि खाता और उपयुक्त में से कोई नहीं। फर्म के समापन पर खोला जाने वाला खाता है वसूली खाता, रियलाइजेशन अकाउंट, जिसमें संपत्ति और दायित्वों की वसूली को दर्शाया जाता है। इसके बाद देखिए आप, अगला हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि फर्म के समापन पर अवितरित लाभों व संचयों को हस्तांतरित किया जाता है। इसका उत्तर होगा सभी साझेदारों के पूंजी खातों में। जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हम किस चीज़ का ध्यान रखता है कि बैलेंस शीट में कहीं कोई अवितरित लाभ या संचय तो नहीं दिया है। अगर दिया है तो हम क्या करेंगे, उसको उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट की ओर ट्रांसफर कर देंगे। रोकीकरण खाता का दूसरा नाम है। रोकीकरण खाता मतलब वसूली खाता। इसको रोकीकरण खाता भी कहा जाता है, इसको नकदीकरण खाता भी कहा जाता है, इसको हीनता खाता भी कहा जाता है हिंदी में। तो ये सारे नाम आपको ध्यान में रखना है। ऑब्जेक्टिव में आपसे कुछ भी इससे संबंधित पूछा जा सकता है। तो ये थे हमारे सही विकल्प। अब हम पढ़ेंगे रिक्त स्थान। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्म के विघटन के पश्चात साझेदार स्वयं का क्या कर सकते हैं? कुछ भी व्यापार वो चाहें तो कर सकते हैं। जब एक व्यापार से वो हट गए तो वो आगे कुछ ना कुछ तो करेंगे ही सही, तो वो अपना स्वयं का व्यापार कर सकते हैं। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा व्यापार। फर्म के समापन की दशा में संपत्तियों की क्या की जाती है? डैश की जाती है, वसूली की जाती है, बेच दिया जाता है उनको। फर्म के समापन पर सर्वप्रथम दायित्वों का भुगतान किया जाता है। जब भी संपत्तियों से वसूली होती है तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले फर्म अपने बाहरी दायित्वों का भुगतान करती है, उसके बाद आंतरिक दायित्वों का भुगतान होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा बाहरी दायित्व। डैश दायित्व का नगद भुगतान आवश्यक नहीं है। कौन से दायित्व? आंतरिक दायित्व, जो फर्म ने अपने अंदर से ले रखे, जैसे किसी साझेदार से ऋण ले रखा है तो उसका नगद भुगतान जरूरी नहीं है। उसका भुगतान किसी संपत्ति को उसके बदले में देकर भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आंतरिक। वसूली खाते का डेबिट शेष प्रदर्शित करता है। अगर वसूली खाते का डेबिट शेष है, डेबिट शेष का मतलब होता है अगर उसकी डेबिट साइड की टोटल बड़ी है तो वो क्या प्रदर्शित करता है? अगर डेबिट की टोटल बड़ी है तो ऑफकोर्स लॉस हो जाती है, और क्रेडिट की टोटल बड़ी है तो
प्रॉफिट हो जाता है। तो यहाँ हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हानि। तो ये थे हमारे रिक्त स्थान जो हमने अभी सॉल्व किए। ऑब्जेक्टिव जो आपको आते हैं वो किसी भी उसमें आ सकते हैं, चूज द करेक्ट आंसर में भी, सही विकल्प के रूप में भी वो पूछ सकते हैं, और रिक्त स्थान के रूप में भी वो आपसे पूछ सकते हैं। निम्नलिखित में सत्य असत्य बताइए। इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। सबसे पहला है, फर्म के विघटन और साझेदारी के विघटन में कोई अंतर नहीं है। असत्य है ये, हमने दोनों का अंतर पढ़ा था, तो ये कथन क्या है हमारा? असत्य। यहां हम लिख देंगे असत्य। फर्म का अंत हो जाने से साझेदारी का अनिवार्यतः अंत हो जाता है। बिल्कुल सही बात है कि जब फर्म ही समाप्त हो जाएगी तो साझेदारी कहाँ से बचेगी? साझेदारी को तो समाप्त होना ही है। ये इसका आंसर हो जाएगा सत्य। फर्म के समापन पर चिट्ठा बनाया जाता है। चिट्ठा मतलब बैलेंस शीट नहीं बनाई जाती है। फर्म के समापन पे तो जो बैलेंस शीट दी गई है उसको खत्म किया जाता है ना। हम क्या करते हैं कि जितनी भी संपत्तियां हैं सबको बेच देते हैं, दायित्वों का भुगतान कर देते हैं साझेदारों को, फिर जो भी कैश बचा है वो साझेदारों को उनकी पूंजी के रूप में भुगतान कर देते हैं। एक तरह से बैलेंस शीट खत्म ही हो जाती है, तो फिर बनाएंगे कहाँ से, है ना। तो ये असत्य है। समझौते के अनुसार लेनदारों को कटौती पर भुगतान किया जा सकता है। कटौती मतलब डिस्काउंट, बिल्कुल किया जा सकता है। अगर समझौते आपस में एग्रीमेंट हो गया है, आपस में लेनदार और देनदार दोनों सहमत हो गए हैं, तो वो कुछ रुपए डिस्काउंट लेकर उनका भुगतान कर सकते हैं। फर्म के विघटन पर संपत्ति और दायित्वों के खाते खुले रहते हैं? नहीं, फर्म के विघटन पर संपत्ति और दायित्वों के खाते बंद हो जाते हैं। कैसे बंद हो जाते हैं? हम उनको क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, वसूली खाते में। तो इस तरह से जो संपत्ति और दायित्व हैं दोनों के ही खाते बंद हो जाते हैं। तो ये हो गया असत्य। ये हमारे सत्य असत्य हुए। अब इसके बाद हम करेंगे एक शब्द में उत्तर दीजिए। हमको ये दिया गया है एक प्रश्न जिसका उत्तर आपको सिर्फ एक शब्द में देना है। सबसे पहला है कि क्या साझेदार को ऋण का भुगतान पूंजी खातों का शेष चुकाने के पूर्व किया जाता है? बिल्कुल। सबसे पहले फर्म क्या करती है? बाहरी दायित्वों का भुगतान करती है। बाहरी दायित्वों का भुगतान करने के बाद अगर किसी साझेदार से ऋण लिया है तो उसका भुगतान करती है फर्म, और फिर उसके बाद अगर कुछ कैश बचता है तो साझेदारों को पूंजी के रूप में लौटा देती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ। फर्म के विघटन पर अगर हानि हो तो उसकी पूर्ति साझेदार किस अनुपात में करेंगे? हानि हो या लाभ हो, साझेदार उसकी पूर्ति अपने लाभ विभाजन के अनुपात में करेंगे। मतलब वसूली खाते से अगर कोई लाभ होता है तो वो भी लाभ विभाजन के अनुपात में देना है, और अगर हानि होती है तो वो भी लाभ विभाजन के अनुपात में देना है। वसूली खाते में संपत्तियों को किस मूल्य पर दर्शाया जाता है? तो वसूली खाते में संपत्तियों को उनके पुस्तकीय मूल्य पर दर्शाया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा पुस्तकीय मूल्य। हीनता खाता बनाया जाता है। हीनता खाता मतलब रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता कब बनाते हैं हम? फर्म के समापन पर। फर्म के
समापन पर। अगला है हमारा चालू खाते का शेष स्थानांतरित किया जाता है। तो चालू खाते का जो बैलेंस होता है वो पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। कहाँ हस्तांतरित होता है ये? पूंजी खाते में। तो ये थे हमारे एक शब्द जिसमें क्या साझेदार को ऋण का भुगतान पूंजी खातों का शेष देने के पहले किया जाता है? हाँ। फर्म के विघटन पर हानि हो तो उसे लाभ विभाजन के अनुपात में आपको ट्रांसफर करना है। वसूली खाते में संपत्ति और दायित्वों को उनके पुस्तकीय मूल्य पर दर्शाया जाता है। हीनता खाता फर्म के समापन पर बनाया जाता है और चालू खाते का जो शेष है वो पूंजी खाते में हस्तांतरित किया जाता है। इसके बाद अब आप देखिए सही जोड़ियाँ। ये सही जोड़ियाँ सारणी यहाँ में कुछ दिया गया है हमें, जिसको आपको ब से मैच करना है। तो सबसे पहला है वसूली खाते का लाभ। वसूली खाते का जो लाभ है वो किसे दिया जाता है? साझेदारों को दिया जाता है। ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला। फिर वसूली खाता फर्म के जीवन में सिर्फ एक ही बार बनाया जाता है। जब वसूली खाता और पुनर्मूल्यांकन खाते का अंतर हमने पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि पुनर्मूल्यांकन खाता फर्म के जीवन में कई बार बनाया जा सकता है, लेकिन वसूली खाता फर्म के जीवन में सिर्फ एक ही बार बनता है। तो ये इसका आंसर हो गया सेकंड। अलिखित दायित्व का भुगतान, ऐसे दायित्व जिनका पुस्तकों में लेखा नहीं किया गया है वो वसूली खाते के डेबिट साइड में लिखे जाते हैं। डेबिट साइड मतलब नाम। ये हो गया आपका तीसरा। साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 39 में समापन से संबंधित कुछ नियम और शर्तें दी गई हैं। तो इसका उत्तर हो गया आपका समापन। विघटन के पश्चात प्रथम भुगतान तृतीय पक्ष को होता है। ये पांचवा हो गया आपका, मतलब तीसरे पक्षकार को, बाहरी व्यक्ति को। तो ये थी सही जोड़ियाँ और ये हमारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुए। इसके लिए आप थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ें, उसको समझें, तो आप ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से आते हैं, तो आपको थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ना है। थैंक यू।